हो गए। आज पूरा देश जानता है कि वो लोग कौन हैं जो तालियां बजा रहे थे, जो जश्न मना रहे थे। आज हम अपने लोगों की घर वापसी का विश्लेषण करेंगे और हमारे ये लोग आपको सारे जरूरी टिप्स भी देंगे जिनकी मदद से आप अपने आप को और अपने परिवार को कोरोना वायरस से बचा सकते हैं। यानी हमारे ये लोग जो कोरोना वायरस को हराकर लौटे हैं, आज आप सबको कोरोना वायरस से बचने के टिप्स देंगे और आपको ये भी बताएंगे कि जब वो वहाँ अस्पताल में रहे तो उनका ये सफ़र कैसा रहा, उन्होंने कौन सी दवाइयाँ खाई और अगर आपके साथ भगवान ना करे अगर ऐसा होता है तो फिर आपको क्या करना होगा। बुरी खबर यह है कि लॉकडाउन में राहत मिलने से ज्यादा खुश होने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस से मौतों के मामले में भारत अब चीन से भी आगे निकल चुका है। भारत में कोरोना वायरस से मौतों का आंकड़ा 4,700 से ज्यादा हो गया है, जबकि चीन में 4,600 लोगों की मौत हुई थी। कोरोना वायरस से लड़ाई में भारत इस समय एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर है और आज हम भारत की स्थिति को कुछ नए आंकड़ों की मदद से समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन के 5वें चरण में क्या होना चाहिए। इसके अलावा भारत की आर्थिक विकास दर के नए आंकड़े आज आ चुके हैं। नए आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2019 और 20 में भारत की अर्थव्यवस्था 4.2% की रफ्तार से बढ़ी, जबकि आखिरी तिमाही यानी जनवरी से मार्च के बीच विकास दर 3.1% रही। अब आप इन आंकड़ों को दो तरह से देख सकते हैं। एक तरीका उन लोगों का है जो टीम में शामिल नहीं होते और इसलिए टीम के हारने की कामना करते हैं, जबकि दूसरे वो लोग हैं जो अपनी टीम को हर कीमत पर जिताना चाहते हैं। भारत की आर्थिक विकास दर घटी है, लेकिन चीन, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों की तुलना में भारत अब भी काफी बेहतर स्थिति में है। आज हम भारत की जीडीपी से जुड़े कुछ नए आंकड़े आपको दिखाएंगे। आप चाहें तो इस गिलास को आधा भरा हुआ समझकर इसमें सकारात्मक पहलू ढूंढ सकते हैं और अगर आप चाहें तो इस गिलास को आधा खाली समझकर इन आंकड़ों में आप निराशा को भी ढूंढ सकते हैं। और आखिर में हम आपको अमेरिका में हो रहे दंगों की तस्वीरें दिखाएंगे। अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में दुनिया के हाथों एक अश्वेत नागरिक की मौत के बाद से दंगे हो रहे हैं। इन दंगों के दौरान जबरदस्त आगजनी और लूटपाट हो रही है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, अगर लूटिंग होगी तो पुलिस को शूटिंग शुरू करनी होगी। भारत और चीन के बीच मध्यस्थता करने का दावा करने वाले ट्रंप अपने ही देश के एक शहर को जलने से क्यों नहीं बचा पा रहे हैं, आज हम आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। 31 मई के बाद लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया जा सकता है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी से मुलाकात कर लॉकडाउन पर चर्चा की। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कल सभी मुख्यमंत्रियों से बात कर लॉकडाउन पर उनकी राय पूछी थी। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन 4 के बाद केंद्र अपने पास सीमित अधिकार रखेगा और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फैसला लेने की छूट दी जाएगी कि वो 1 जून से लॉकडाउन में सख्ती बरतेंगे या फिर लोगों को अतिरिक्त राहत देते हैं। हालांकि केंद्र सरकार राज्यों को सलाह दे सकती है कि वो 30 सबसे ज्यादा प्रभावित म्युनिसिपल इलाकों के कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरकरार रखें। सरकार इंटरनेशनल उड़ानों, राजनीतिक जमावड़ों, मॉल और सिनेमा हॉल बंद रखने का अपना फैसला बरकरार रख सकती है। साथ ही स्कूल खोलने और मेट्रो सेवा दोबारा शुरू करने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा जा सकता है। धार्मिक स्थल खोलने का फैसला भी राज्य सरकारों पर छोड़ा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर मुख्यमंत्री किसी न किसी तरीके से लॉकडाउन को जारी रखने के पक्ष में हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में देश की जीडीपी दर में गिरावट दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में जीडीपी विकास दर 4.2% रही, जो करीब 11 सालों का सबसे निचला स्तर है। इससे पहले 2009 में जीडीपी विकास दर इस स्तर के करीब पहुंची थी। इस साल जनवरी में सरकार ने कहा था कि वित्त वर्ष 2019-20 में जीडीपी की ग्रोथ रेट 5% रहने की संभावना है, यानी कि जीडीपी के ताजा आंकड़े सरकार के अनुमान से 0.8% कम है। साल 2018-19 के वित्त वर्ष में जीडीपी की विकास दर 6.1% रही थी। इसके अलावा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की महंगाई दर भी अप्रैल में 3 पॉइंट बढ़कर 329 पॉइंट हो गई है। अप्रैल महीने में चावल, गेहूं, आटा, अरहर दाल, सरसों का तेल, चीनी, टमाटर, गोभी, आलू, गाजर जैसी सब्जियां और बकरे का मीट महंगा हुआ। इसके अलावा कुकिंग गैस के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है, जबकि प्याज, लहसुन और पेट्रोल की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। If the contraction that you're talking about in core sectors is about 35%, that is in April, which is into this financial year, by which time the coronavirus has hit us.
really fully and badly. देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,65,799 तक पहुंच गई है। अब तक 4706 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 71,106 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ भी हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के अब तक के सबसे ज्यादा 7,466 नए केसेस आए हैं, जबकि 175 की मौत हो गई है। देश में मरीजों की ठीक होने की दर 42.88% पहुंच गई है। कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा प्रभावित 10 देशों की लिस्ट में भारत 9वें स्थान पर आ गया है। लॉकडाउन 2 हफ्तों के लिए आगे बढ़ाए जाने की संभावना के बीच पश्चिम बंगाल में 1 जून से सभी धार्मिक स्थल खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद राज्य को कई राहत देने का ऐलान किया। राज्य में 1 जून से सभी धार्मिक स्थल खुल जाएंगे, लेकिन अधिकतम 10 लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत होगी। 8 जून से राज्यों के सरकारी और प्राइवेट ऑफिसेस 100% कर्मचारियों के साथ खोले जा सकेंगे। वहीं 1 जून से चाय और जूट की कंपनियां 100% कर्मचारियों के साथ काम शुरू कर सकेंगी। ममता बनर्जी ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर रेलवे पर सवाल उठाए हैं। ममता ने कहा कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन के नाम पर हजारों मजदूरों को एक ही ट्रेन से भेजकर भारतीय रेल कोरोना एक्सप्रेस ट्रेन चला रही है। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस्लामाबाद में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन पर जानलेवा हमला किया गया है, जिसमें वो जख्मी हुआ है। आतंकवादी सैयद सलाउद्दीन पर 25 मई को किया गया है हमला। हमले का आरोप पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर है। सूत्र बता रहे हैं कि ISI सलाउद्दीन से नाराज थी, जिसकी वजह से सलाउद्दीन पर हमला किया गया। सूत्रों का कहना है कि कश्मीर में हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद सलाउद्दीन ने ISI का खुलकर विरोध किया था। नाइकू के मारे जाने के बाद एक बैठक में सलाउद्दीन ने भारतीय सेना को भारी बताया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में विस्फोटकों से लदी कार से आतंकी हमले की साजिश नाकाम होने के बावजूद कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता PL पुनिया ने पूछा कि इतने बड़े पैमाने पर विस्फोटकों से लदी कार बेहद सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में कैसे पहुंच गई। PL पुनिया ने इस मामले की गंभीरता से जांच कराने की मांग की है। जो पुलवामा अटैक की तरह से जो एक्सप्लोसिव एक गाड़ी में मिले बताए गए, वो वहां तक वो गाड़ी एक्सप्लोसिव भर के पहुंच कैसे चली गई, ये भी एक जांच करने की आवश्यकता है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, चीन के साथ जारी तनाव पर संकट के समय में सरकार की चुप्पी कई तरह की अटकलों को हवा दे रही है। ऐसे में भारत सरकार को स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए और देश को बताना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है। जवाब में बीजेपी ने पूछा कि कांग्रेस कब तक देश की संस्थाओं पर सवाल उठाती रहेगी। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के गलत रूट पर जाने और ट्रेन लेट होने के आरोपों को रेलवे ने खारिज किया है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के मुताबिक अब तक चली 3800 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में से सिर्फ 4 को ही तय स्टेशन तक पहुंचने में 72 घंटे से अधिक का समय लगा। एक समन्वय के साथ भारतीय रेल, ओरिजिनेटिंग स्टेट और रिसीविंग स्टेट तीनों ने मिलकर इतनी अच्छी तरह से समन्वय से काम किया है कि ये जो श्रमिक भाई बहन हैं, इनको हमने अभी तक 52 लाख लोगों को हम लेके जा पाए हैं। रेलवे के मुताबिक राज्यों से ऑपरेशन कॉस्ट का सिर्फ 15% ही लिया गया है। 80% श्रमिक यूपी और बिहार गए हैं। प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं, जिनमें 52 लाख से ज्यादा लोग सफर कर चुके हैं। रेलवे के मुताबिक अब तक 3840 ट्रेन चलाई जा चुकी हैं। 1 जून से रेलवे 200 ट्रेन शुरू करने जा रहा है। दूसरे फेज में और ज्यादा ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे बोर्ड के मुताबिक धीरे धीरे रेल परिचालन सामान्य हो जाएगा। निजामुद्दीन मरकज मामले में तबलीगी जमात के फरार मौलाना साद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई ने जमात के आयोजकों के खिलाफ प्राथमिक जांच शुरू कर दी है। निजामुद्दीन मरकज के ट्रस्टी और जमात के आयोजकों पर संदिग्ध लेन देन और विदेश से मिले डोनेशन के बारे में जानकारी छिपाने का आरोप है। आयोजकों पर यह भी आरोप है कि गलत तरीके और गलत रसीदों के जरिए विदेश से मिले फंड की जानकारी अथॉरिटी से छिपाई गई। महाराष्ट्र के पालघर में एक बार फिर अपराधियों ने संतों पर हमला किया। गुरुवार रात करीब 12:30 बजे जागृत महादेव मंदिर में 3 अपराधी घुसे। अपराधियों ने पुजारी शंकरानंद दयानंद सरस्वती और उनके सहायक सोम सिंह ठाकुर पर हमला किया। हमलावरों ने मारपीट करने के बाद मंदिर की दान पेटी से नकदी लूट ली और कुछ सामान लेकर भी भाग गए। पुलिस ने हमला और लूटपाट के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में कोरोना संकट बढ़ता जा रहा है। कोशिश के बावजूद नए मामलों में कमी नहीं आ रही।
दिल्ली सरकार का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं, हालात कंट्रोल में है। पिछले 24 घंटे में राजधानी में रिकॉर्ड 1106 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 17,000 के पार पहुंच गई है। दिल्ली में अब तक 398 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7,846 मरीज ठीक भी हुए हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के मुताबिक 80% से ज्यादा मरीज होम आइसोलेशन में ही ठीक हो रहे हैं। सिर्फ 2100 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि दिल्ली के अस्पतालों में 5000 से ज्यादा बेड की व्यवस्था है। दिल्ली में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना से घबराने की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। थोड़ा डर होना जरूरी है कि कोरोना हो सकता है। थोड़ा सेफ रखना अपने आप को जरूरी है कोरोना से बचाने के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने सिर्फ चाइना लिखकर छोड़ दिया। ट्रंप के इस ट्वीट का अलग मतलब निकाला जा रहा है। हालांकि इससे पहले ट्रंप ने चीन पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया था कि ट्विटर चीन या कट्टरपंथी लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से फैलाए जा रहे झूठ और प्रोपेगेंडा के बारे में कुछ नहीं कर रहा। वहीं चीन की तरफ से मध्यस्थता को लेकर ट्रंप के बयान का जवाब दिया गया। चीन ने कहा है कि भारत के साथ सीमा विवाद पर तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अभी की ताजा खबर आपको बता दें। अब से कुछ मिनटों पहले आपने भी जो लोग दिल्ली के आसपास रहते हैं, एनसीआर में रहते हैं, आपने भूकंप के झटके महसूस किए होंगे, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये भूकंप काफी तेज था और जब मैं स्टूडियो में था और जिस समय आप हेडलाइंस देख रहे थे, उस समय करीब 9:08 के आसपास ये भूकंप आया है और मैं यहां पर खड़ा हुआ था। आप लोग हेडलाइंस देख रहे थे और पूरा जो स्टूडियो है ये शेक करने लगा, ये हिलने लगा, पूरी बिल्डिंग जो है हिलने लगी। एक बार को ऐसा लगा जैसे शायद ये मन का वहम है, शायद मुझे ही कुछ ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर देखा चारों तरफ जो चीज़ें हैं हिल रही हैं। स्टूडियो में जो सामान रखा था, कैमरा रखा था, बाकी जो चीज़ें थी वो शेक हो रही थी, वो हिल रही थी। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद ये कंफर्मेशन आया है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में ये भूकंप आया है। हमने, हमारी पूरी टीम ने इस समय यहाँ पर इस भूकंप को महसूस किया। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की जो तीव्रता है वो 4.6 बताई जा रही है और इसका केंद्र हरियाणा का रोहतक था। आपने गौर किया होगा एक और खास बात, पिछले एक महीने में लगातार दिल्ली और आसपास के शहरों में भूकंप के कई बार झटके महसूस किए जा रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा, पहले 11 और फिर 12 अप्रैल और इस महीने 10 मई को भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। यानी पिछले लगभग एक महीने में ये चौथी बार है जब दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप आया है। और हैरानी की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर भूकंपों का केंद्र दिल्ली या उसके आसपास के इलाकों में ही था। इससे पहले जब भूकंप आते थे, जो बड़े भूकंप आए इससे पहले, तो उनमें से ज्यादातर का जो एपिसेंटर होता था, केंद्र जो होता था, वो अफगानिस्तान या हिमालय जैसे क्षेत्रों में हुआ करता था। वैज्ञानिकों का कहना है कि दिल्ली और आसपास के शहर एक फॉल्ट लाइन पर बसे हुए हैं और फॉल्ट लाइन वो जगह होती है जहां पृथ्वी के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं और तब आपको भूकंप महसूस होता है। और दिल्ली देश की राजधानी है, वो सिस्मिक जोन 4 में आती है, जिसे काफी सेंसिटिव माना जाता है। और अगर कुल मिलाकर आप भूकंपों की संख्या को गिनेंगे तो एक महीने में ये दिल्ली और आसपास के इलाकों में 5वां भूकंप है। लेकिन राहत की बात यह है कि कोई खास नुकसान यहां पर नहीं हुआ है और सिर्फ भूकंप आया है। अभी तक हमें किसी जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है। लेकिन हाँ, बड़े हैरानी और अचरज की बात थी जब आप अचानक कार्यक्रम शुरू करें, मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूं आपके सामने और आपको हेडलाइन दिखा रहा हूं और अचानक से जो है वो स्टूडियो हिलना शुरू हो जाए। तो ये एक अलग अनुभव था जब शायद स्टूडियो आपके सामने लाइव था, मैं भी लाइव था, हालांकि आप मुझे देख नहीं पा रहे थे। और लेकिन अब सब कुछ शांत है, इसलिए अब हम आगे बढ़ सकते हैं और आपको दूसरी खबरें दिखा सकते हैं। भारत इस समय लॉकडाउन के चौथे चरण में है, आप सब जानते हैं, और ये लॉकडाउन 31 मई को समाप्त हो रहा है और इस बात की पूरी संभावना है कि जल्द ही सरकार कुछ और ज्यादा रियायतों के साथ 5वें लॉकडाउन का ऐलान
कर देगी, ऐसा हो सकता है। 5वें लॉकडाउन में आपको क्या क्या रियायतें मिल सकती हैं, इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये जान लीजिए कि कोरोना वायरस को लेकर अभी भारत की स्थिति क्या है। उससे आपको ये समझ में आएगा कि क्या भारत में अब और लॉकडाउन की जरूरत है भी या नहीं, और अगर 5वां लॉकडाउन शुरू होगा तो फिर वो किस प्रकार का होना चाहिए। कोरोना वायरस से होने वाली मौतों के मामले में अब भारत चीन से आगे निकल गया है। ये ऐसी रेस है जिसमें हमें हार बहुत खुशी खुशी स्वीकार कर लेनी चाहिए। हमें इस रेस में चीन से नहीं जीतना, दुनिया से नहीं जीतना, हमें इस रेस में सबसे पीछे रहना है। लेकिन इस रेस में दुर्भाग्य यह है कि हम चीन को हमने हरा दिया है। इस दौड़ में हम चीन से आगे निकल गए हैं। भारत में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा अब 4700 को पार कर चुका है, जबकि चीन में इस वायरस से अब तक कुल 4634 मौतें हुई हैं। और ये 4634 मौतें हम तब कह रहे हैं अगर चीन ने दुनिया को सब कुछ सच सच बताया है तो, और अगर ये चीन की टैली सही है तो। भारत में पिछले 24 घंटों में 175 मौत हुई हैं और कोरोना वायरस के करीब 7,500 नए मामले सामने आए हैं। ये भारत में 24 घंटे का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है और भारत ने ये एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। यानी 7 और 7,500 की टैली अब हर रोज संक्रमित लोगों की, ये नया नॉर्मल है भारत में। चीन में कोरोना वायरस का पहला मामला दिसंबर 2019 में आया था। वहां संक्रमित मरीजों की संख्या करीब 84,000 है, जबकि भारत में इस समय चीन से लगभग दुगने मामले हो चुके हैं। भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगभग 1,68,000 अब हो चुकी है। इस मामले में भारत के लिए अच्छी खबर सिर्फ यही है कि भारत में कोरोना वायरस के मरीजों का रिकवरी रेट 42.88% है। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित 70,000 से ज्यादा लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत में जो लोग संक्रमित हो भी रहे हैं वो ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में नहीं जा रहे हैं, उनकी तबीयत ज्यादा खराब नहीं हो रही है और ज्यादातर जो लोग हैं वो बहुत जल्द कोरोना वायरस को हराकर वापस लौट रहे हैं। ज्यादातर लोगों को आईसीयू में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही और वेंटिलेटर पर जाने की जरूरत तो बहुत ही कम लोगों को यहां पर पड़ी है। इससे ऐसा लगता है कि भारत में जो लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम है वो शायद दुनिया के बाकी लोगों से काफी अच्छा है, काफी बेहतर है, क्योंकि यही कोरोना वायरस दुनिया के दूसरे जब इलाकों में और देशों में फैला है तो वहां पर इसने लोगों की जो का स्वास्थ्य है उसको ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, लोगों की तबीयत को बहुत ज्यादा खराब किया है। लेकिन भारत में अभी वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। भारत में 4 राज्यों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। पहले नंबर पर महाराष्ट्र है जहां 60,000 से ज्यादा मामले एक ही राज्य में आ चुके हैं। इसके बाद तमिलनाडु का नंबर है जहां कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 20,000 से ज्यादा है। तीसरे नंबर पर गुजरात जहां 15,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। चौथे नंबर पर देश की राजधानी दिल्ली है जहां 16,000 से ज्यादा लोगों को संक्रमण हो चुका है। संक्रमित लोगों की संख्या के मामले में भारत अब दुनिया में 9वें नंबर पर है। भारत में अगर कोरोना वायरस के मामले इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो आने वाले 3 से 4 दिनों में ही भारत अमेरिका, ब्राजील, रशिया, ब्रिटेन, स्पेन और इटली से सिर्फ इन देशों से पीछे रह जाएगा, बाकी सबको हरा देगा। और अगर यही चलता रहा तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम इस रेस में बहुत आगे निकल जाएंगे, इन देशों को भी हरा देंगे, क्योंकि भारत की आबादी और भारत का आकार बहुत बड़ा है। हैरानी की बात यह है कि कल भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों का रिकॉर्ड टूटा तो चीन में कल कोरोना वायरस का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। अब वैज्ञानिकों और डॉक्टरों में इस बात पर बहस छिड़ी है कि भारत में कोरोना वायरस का पीक कब आएगा। किसी भी संक्रमण का पीक तब आता है जब संक्रमण के मामले उच्चतम स्तर पर पहुंच जाते हैं और इसके बाद संक्रमण की रफ्तार कम होने लगती है और नीचे जाने लगती है। इसको आप अंग्रेजी में कहते हैं फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व, जब कर्व फ्लैट हो जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि भारत में कोरोना वायरस का पीक जुलाई के महीने में आएगा। इसकी जो पीक है वो जुलाई महीने की शुरुआत में होगी, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि भारत में जुलाई के आखिर में कोरोना वायरस के मामले कम होने शुरू होंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का मानना है कि भारत में कोरोना वायरस का पीक सितंबर से पहले नहीं आएगा और इस वजह से भारत की अर्थव्यवस्था में अगले वर्ष भी 5% की कमी आएगी। ये बुरी खबर है। यानी स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के नजरिए से अभी भारत के लोगों को लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज के डॉक्टरों का मानना है कि चौथे लॉकडाउन के बाद
एक स्थिति ऐसी आएगी, संक्रमण के मामले और तेजी से बढ़ेंगे और भारत कम्युनिटी ट्रांसमिशन यानी सामुदायिक संक्रमण के दौर में चला जाएगा। इस संस्थान का यह भी आकलन है कि इस साल दिसंबर तक भारत की आधी आबादी कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुकी होगी। आपने ठीक सुना, इस साल दिसंबर तक भारत की आधी आबादी कोरोना से संक्रमित हो चुकी होगी। 67 करोड़ भारतीयों को साल के अंत तक कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका होगा। 67 करोड़, सोचिए, और यह शायद दुनिया का सबसे बड़ा आंकड़ा होगा। हालांकि अच्छी बात यह होगी कि इनमें से 90% लोगों को शायद यह पता भी नहीं चलेगा कि उन्हें कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका है, क्योंकि ज्यादातर लोगों में इस वायरस के लक्षण दिखाई ही नहीं देते और सिर्फ 5% लोगों को ही गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन अगर भारत में 67 करोड़ लोगों में से 5% भी गंभीर रूप से बीमार पड़ गए तो यही आंकड़ा 3 करोड़ 35 लाख का होगा। और अगर इन सब लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा तो क्या भारत की स्वास्थ्य सुविधाएं इसके लिए तैयार हैं? भारत में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए फिलहाल 1,30,000 हॉस्पिटल बेड्स उपलब्ध हैं, सिर्फ 1,30,000। लेकिन आने वाले दिनों में जैसे जैसे गंभीर रूप से बीमार मरीजों की संख्या बढ़ेगी, अस्पतालों के बिस्तर कम पड़ने लगेंगे और कई राज्यों में तो ऐसा होना शुरू भी हो चुका है। अभी आप दिल्ली और मुंबई जैसे अगर जगहों पर चले जाएं तो अभी वहां पर भी कोई बेड अभी उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण भारत में तो स्थिति और भी खराब है। मार्च 2019 तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत के ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 16,613 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। इनमें से सिर्फ 6,733 स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं जिनका संचालन दिन रात यानी 24 घंटे होता है। इनमें से सिर्फ 12,760 स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं जहां 4 या उससे ज्यादा बेड्स उपलब्ध हैं। ग्रामीण भारत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत तो और भी गंभीर है। ग्रामीण भारत में सिर्फ 5,335 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। 16 मई तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस के कुल मामलों में ग्रामीण जिलों की हिस्सेदारी अभी 21% है। और अगर इसी आंकड़े को भविष्य का आधार मान लिया जाए तो भविष्य में जिन 3.5 करोड़ लोगों के गंभीर रूप से बीमार होने की आशंका है, उनमें से करीब 70 लाख लोग ग्रामीण भारत से होंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में कैसे ग्रामीण भारत कोरोना वायरस का नया हॉटस्पॉट बन जाएगा और कैसे स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव लाखों लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। क्योंकि आपने ये देखा होगा, बड़ी संख्या में अब जो प्रवासी श्रमिक हैं वो शहरों से गांव की तरफ जा रहे हैं और जैसे जैसे ये गांव पहुंचेंगे, इनमें से बहुत सारे लोग संक्रमित या तो हो जाएंगे या हो चुके होंगे और उसके बाद ये संक्रमण देश के गांवों तक पहुंच जाएगा। गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, हॉस्पिटल में बेड्स उपलब्ध नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, इसलिए स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है। इन सब के बीच भारत और ज्यादा रियायतों के साथ 5वें लॉकडाउन में प्रवेश कर सकता है। इसे लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह ने सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है और चौथा लॉकडाउन 31 मई को समाप्त हो रहा है और 5वें लॉकडाउन का स्वरूप क्या होगा, इसे लेकर अभी प्लानिंग चल रही है, योजनाएं बन रही हैं। लेकिन आज हमने सूत्रों और विशेषज्ञों से बातचीत के आधार पर यह समझने की कोशिश की कि 5वें लॉकडाउन का रंग और रूप क्या हो सकता है। पहली बात यह है कि 31 मई के बाद नए रूटों पर हवाई उड़ानें शुरू हो सकती हैं, यानी नए सेक्टर्स में और ज्यादा हवाई उड़ान शुरू होंगी। खासकर छोटे शहरों के लिए उड़ानें जल्द शुरू होने की संभावना है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राओं के लिए अभी कम से कम अगस्त तक का इंतजार करना होगा। इसके अलावा 1 जून से करीब 200 ट्रेन्स चलाए जाने की भी योजना है। इसके लिए टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है। इस महीने करीब 50 लाख श्रमिकों को श्रमिक ट्रेनों के जरिए उनके घरों तक पहुंचाया गया है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य इंटरस्टेट बस सर्विस शुरू कर चुके हैं, लेकिन 1 जून के बाद से बाकी राज्य भी ऐसा कर सकते हैं और मेट्रो ट्रेन चलाने का भी फैसला लिया जा सकता है। हालांकि शुरुआत में इनकी संख्या कम होगी और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाएगा। 5वें लॉकडाउन के तहत और भी ज्यादा दुकानें और बाजार खोलने की इजाजत दी जा सकती है। हालांकि शॉपिंग मॉल्स को लेकर ऐसा फैसला किए जाने की उम्मीद अभी काफी कम है। जिम, सिनेमा हॉल्स, धार्मिक स्थलों और सैलून्स को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। लेकिन जिन इलाकों में अब भी कोरोना वायरस के मामले ज्यादा हैं, वहां के लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय स्कूलों को फिर से खोलने के लिए नई गाइडलाइंस बनाने पर काम कर रहा है, नई शिक्षा नीति पर काम चल रहा है और हमारी कोशिश होगी कि हम देश के शिक्षा मंत्री
के साथ आपकी एक मुलाकात करवाएं और अगर संभव हुआ तो अगले हफ्ते देश के शिक्षा मंत्री हमारे साथ होंगे और वो आपके सारे सवालों के जवाब देंगे और आपको ये भी बताएंगे कि देश की नई शिक्षा नीति कैसी होगी। इन गाइडलाइंस के तहत ये हो सकता है कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को पहले स्कूल जाने की इजाजत दी जाए और फिर स्कूलों को सख्ती के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए भी कहा जाए। इस बीच आज भारत की आर्थिक विकास दर के नए आंकड़े आ चुके हैं और पूरी दुनिया की नजर इस बात पर थी कि देखते हैं भारत की अर्थव्यवस्था कैसा परफॉर्म कर रही है। और आपकी भी नजर इस बात पर जरूर होगी ये देखने के लिए कि भारत की अर्थव्यवस्था का क्या हाल इस समय चल रहा है। तो जो नए आंकड़े आए हैं, नए आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2019 और 20 में भारत की जीडीपी की विकास दर 4.2% रही है। 4.2%। ये पिछले 11 वर्षों में आर्थिक विकास की सबसे धीमी रफ्तार है हमारे देश की। वित्त वर्ष 2019 और 20 के पहले क्वार्टर में यानी पहली तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर 5.2% थी। दूसरे क्वार्टर में घटकर 4.4% हुई, तीसरे क्वार्टर में घटकर 4.1% हुई और चौथे और अंतिम तिमाही में ये आर्थिक विकास दर गिरकर अब सिर्फ 3.1% रह गई है। ये वो तिमाही है जो मार्च में खत्म हुई है। यानी इस साल जनवरी से लेकर मार्च के महीने के बीच भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ 3.1% की रफ्तार से बढ़ी है। कुल मिलाकर इस वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 4.2% की रफ्तार से बढ़ी, जबकि 2018 और 19 में भारत की वार्षिक विकास दर 6.1% थी। भारत में मार्च के आखिरी हफ्ते में पहले लॉकडाउन का ऐलान हुआ था, आपको याद होगा, और उसी के असर की वजह से आखिरी तिमाही में आर्थिक विकास दर कुछ कम हुई है। लेकिन अप्रैल और मई में भारत के तमाम उद्योग धंधे पूरी तरह से बंद रहे, इसलिए जो अगली तिमाही आएगी, अगले क्वार्टर के जो नतीजे आएंगे, उसमें विकास दर और भी ज्यादा कम रहने का अनुमान है, क्योंकि ये जो विकास दर है आखिरी क्वार्टर की, ये जनवरी से मार्च के महीने तक है। और आपको याद होगा जो हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ था वो मार्च के आखिरी हफ्ते में शुरू हुआ था, इसलिए इतना असर इस बार नहीं पड़ा। इसीलिए आपको ये 3.1 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है, 3.1% का। लेकिन मार्च के बाद जब अगली तिमाही के नतीजे आएंगे, ये आंकड़ा काफी नीचे जा सकता है, क्योंकि इस दौरान पूरे देश में लॉकडाउन रहा। इसी दौरान भारत सरकार का वित्तीय घाटा भी बढ़कर जीडीपी का 4.59% हो गया है। सरकार का लक्ष्य इस घाटे को 3.8% तक रखना था। इसे अंग्रेजी में फिस्कल डेफिसिट भी कहते हैं। यह सरकार की कमाई और उसके खर्च के बीच का अंतर होता है। यानी अगर सरकार 100 रुपए कमा रही है तो उसे करीब 104 रुपए और 59 पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, यानी जितना कमा रही है उससे ज्यादा खर्च कर रही है। इसके तहत सरकार ने इस साल 31 मार्च तक 18,50,000 करोड़ रुपए कमाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन सरकार ने कमाए हैं सिर्फ 16,82,000 करोड़ रुपए, जो कि उसके लक्ष्य से काफी कम है। भारत की आर्थिक विकास दर कम जरूर हुई है, लेकिन जीडीपी के ये आंकड़े पूर्व में लगाए गए अनुमानों से काफी बेहतर साबित हुए हैं। जो पहले अनुमान आए थे वो इससे भी बहुत ज्यादा खराब थे। उदाहरण के लिए भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस साल जनवरी और मार्च के बीच जीडीपी के 1.2% की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान लगाया था। इसी तरह द एशियन डेवलपमेंट बैंक का आकलन था कि 2019-20 में भारत की आर्थिक विकास दर 4% रहेगी, जबकि ये रही है 4.2%। हालांकि बजट से पहले केंद्र सरकार का खुद का अपना यह आकलन था कि 2019 और 20 में भारत की जीडीपी 5% की रफ्तार से बढ़ेगी और ताजा आंकड़ों में विकास दर कुछ कम है इससे। लेकिन कई देशों की तुलना में भारत की स्थिति अब भी काफी बेहतर है। भारत की विकास दर अनुमान से सिर्फ 0.8% कम रही है, जबकि इसी दौरान अमेरिका की अर्थव्यवस्था में 5% की गिरावट आई है। इस साल की पहली तिमाही के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका की अर्थव्यवस्था इस समय माइनस में चली गई है। भारत के पड़ोसी देश चीन की हालत तो और भी खराब है। इस साल के शुरुआती 3 महीनों में चीन की जीडीपी 6.8% तक घट गई है। चीन ने 1992 से जीडीपी के आंकड़े जारी करना शुरू किया था और ये तब से लेकर अब तक आई सबसे बड़ी गिरावट है उसके इतिहास की।
आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 1987 तक भारत और चीन की जीडीपी लगभग बराबर हुआ करती थी, 1987 तक। लेकिन आज चीन की जीडीपी भारत से 5 गुना ज्यादा है। लेकिन अब कोरोना वायरस ने भारत को यह स्थिति फिर से बदलने का एक नया अवसर दिया है, क्योंकि चीन का नुकसान अभी तक जो आंकड़े आए हैं भारत से कहीं ज्यादा हुआ है। इस साल की पहली तिमाही में जर्मनी की अर्थव्यवस्था भी 2.2% तक सिकुड़ गई है। फ्रांस की जीडीपी विकास दर भी जनवरी से मार्च के बीच 5.8% तक गिर गई। ये फ्रांस की जीडीपी में वर्ष 1949 के बाद से आई सबसे बड़ी गिरावट है। और इसी दौरान स्पेन की जीडीपी की विकास दर में 5.2% की कमी आई है। ये स्पेन में करीब 100 वर्षों में आई सबसे बड़ी आर्थिक गिरावट है। हमारे देश में तो सिर्फ पिछले 11 वर्षों में आई सबसे बड़ी गिरावट है। जबकि इसी दौरान इटली की जीडीपी सिर्फ 0.1% की रफ्तार से बढ़ी है। लगभग शून्य ही मान लीजिए इसे आप। यानी जिस समय दुनिया के ज्यादातर देशों की आर्थिक विकास दर माइनस में है या पूरी तरह ठहर चुकी है, 0 पर है, उस समय भारत में आर्थिक विकास दर अब भी पॉजिटिव में बनी हुई है। हालांकि अगले क्वार्टर के आंकड़े जब जारी होंगे तब लॉकडाउन के असली असर का सही अंदाजा आपके सामने आएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई भी ये कह चुका है कि आने वाले समय में भारत की आर्थिक विकास दर माइनस में भी जा सकती है। इससे पहले वर्ष 1957-58, 65-66, 72-73 और 79 और 80 में भारत की आर्थिक विकास दर माइनस में जा चुकी है। तो ऐसा पहली बार नहीं है कि जब माइनस में जा रही है। इससे पहले भी कई बार भारत की आर्थिक विकास दर माइनस में गई है, शून्य से नीचे रही है। और अगर अगले वित्त वर्ष में भी ये विकास दर माइनस में रहती है तो करीब 30 वर्षों में ये पहला मौका होगा जब भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ने की बजाय घटने लगेगी। और ये जो आंकड़े हैं ये आपके लिए एक अलार्म की तरह होने चाहिए, ये आपके लिए खतरे का सिग्नल है। इसलिए आप इस नए खतरे के लिए अपने आप को अभी से तैयार कर लीजिए। आप अपने बजट को बहुत ध्यान से देखिए और अपने खर्चों को भी कंट्रोल करके चलिए। लेकिन 2019-20 का वित्त वर्ष ज्यादातर आकलनों को गलत साबित करने में सफल रहा है और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि ऐसा ही कुछ अगले वित्त वर्ष में भी किया जाए। यानी आकलन तो ये कह रहे थे कि भारत की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब होगी, लेकिन उतनी गिरावट हमारे देश में देखने को नहीं मिली। ये वैसे ही है जैसे कोरोना वायरस के मामले में भी जब आकलन आए थे तो लोगों ने ये कहा था कि इस समय जब हम और आप मई में बात कर रहे हैं तो लोगों ने कहा था कि मई तक बहुत बड़ी संख्या में यह संक्रमण फैल चुका होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय चैनल वियोन ने देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बात की है, क्योंकि जीडीपी के नए आंकड़े आने के तुरंत बाद निर्मला सीतारमण आज वियोन से मिली। 5 बजे ये आंकड़े रिलीज हुए हैं और ये आंकड़े रिलीज होने के बाद सबसे पहला जो इंटरव्यू देश की वित्त मंत्री ने दिया है वो अंतर्राष्ट्रीय चैनल वियोन को दिया है। इस दौरान देश की वित्त मंत्री ने जीडीपी के नए आंकड़ों और 5वें लॉकडाउन की रूपरेखा को लेकर क्या कहा ये आपको सुनना चाहिए। The GDP figures for the last quarter of the last financial year, the first 3 months of this year, have just come. 3.1% growth is what we've seen, and this was before the impact of the lockdown. We are also looking at the core industries data, a 38% decline in growth for the month of April. How do you see these figures? Well, 3.1 for the last quarter. A quarter where we thought we started seeing green shoots, because the way in which through the banks credit was pushed between September, October, November, and that is one of the reasons why the budgetary estimates were made the way it was made. But if the contraction that you're talking about in core sectors is about 35%, that is in April, which is into this financial year, by which time the coronavirus has hit us really fully and badly. So the 3.1 actually, given the fact that by February we started having some kind of an impact of the pandemic, therefore gives me the feeling that revival was happening, but unfortunately the God's hand started playing. And going forward, most agencies projecting a contraction of 5%. What's your estimate? I said I shall not do an estimate
I shall wait to see how it pans out. I am watching and hearing agencies tell us about what extent to which this contraction is going to hit India. As I said, it's my duty to be prepared to face the situation and be ready to help, be ready to support, rather than spend time now on what will be the expected contraction. I'm ready. I'm with the full support of the Prime Minister. We want to ensure that everybody gets the required support. We've gone through 4 rounds of lockdown. We may be looking at a 5th. We don't know. Where do we stand today, according to you? And have we been able to achieve what we set out to, and at what cost? As I said, it was first lives of people. We wanted to be sure. At a time when we had about just 100 cases, the approach and the clarity with which one had to deal with this kind of a pandemic was unclear to many. The only approach which everyone thought was the way to protect human lives was the lockdown. Keep everyone away, at home, stay safe, do not have too much of a congregation or crowd, and so on. So lockdown was taken up as one of the best ways in which you can ensure lives are safer. So we did that. Gradually, when you were clear that you were able to contain it in some places, 1 or 2 instances changed the course. And then you had to be sure that even despite such things, we need to be protective of lives. That is why I think India went through without a break 1, 2, 3 lockdowns and so on. Whereas there are some countries which have lifted the lockdown and then gone back to it all over again. We didn't risk that. At what cost is a very big question, very relevant question. Yes, it has meant that the economy had to take a big beating. How much is it? We'll have to wait and see. But whatever it is, the government is very clear that we'll stand by our industry, stand by our entrepreneurs, stand by our farmers. We need our economy to be supported, and we should support them. और अब आपको एक और नई खबर बताते हैं। आप सभी जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री आप लोगों से संवाद करने के लिए नए नए आइडियाज लेकर आते हैं। हर बार एक नए तरीके से आपके साथ संवाद करते हैं और इस बार प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम एक खुले पत्र के जरिए आप सबके साथ संवाद करने वाले हैं। यानी प्रधानमंत्री ने आप सबके नाम एक चिट्ठी लिखी है, एक पत्र लिखा है। 30 मई यानी कल मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हो जाएगा और इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों के नाम एक पत्र लिखा है जो देश के 10 करोड़ लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा और ये पत्र देश के प्रमुख अखबारों में भी छपेगा। इसे प्रमुखता से न्यूज चैनल्स के जरिए भी आप देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, सुन पाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या लिखा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो टीम है उनके 5 बड़े मंत्री भी सरकार की उपलब्धियों पर, सरकार की जो पिछले 1 वर्ष की उपलब्धि हैं, जो 1 वर्ष कल पूरा हो रहा है, अपनी 1 साल की उपलब्धियों पर ये सारे वरिष्ठ मंत्री अखबारों में लेख लिखेंगे और आपके साथ संवाद करेंगे। इनमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद और पीयूष गोयल का नाम शामिल है। ये सारे मंत्री आपके साथ संवाद करेंगे, आपको बताएंगे कि पिछले 1 साल में इन्होंने अपने अपने मंत्रालय में क्या काम किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके लिए एक पत्र कल जारी करेंगे। वो पत्र लिखा जा चुका है। उस पत्र में क्या लिखा है ये अभी हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन ये पत्र आएगा आपके पास और इस पत्र में उन्होंने आपके लिए क्या संदेश दिया है, अपने 1 साल के कार्यकाल के बारे में क्या लिखा है, ये सब कुछ आपको कल सुबह 6 बजे से पता लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इस पत्र को आप सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने आपके नाम इस पत्र में क्या लिखा है, तो कल सुबह आप जी न्यूज़ देख लीजिएगा और जी न्यूज़ में हम इस पत्र को आप तक जी न्यूज़ के जरिए पहुंचाएंगे। तो इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया तरीका आपके साथ संवाद करने का इस बार सोचा है और वो तरीका ये नहीं होगा कि इस बार वो रेडियो के जरिए नहीं आ रहे, टीवी के जरिए नहीं आ रहे हैं। इस बार वो आपके साथ संवाद करेंगे पत्र के जरिए, चिट्ठी के जरिए।
कोरोना वायरस से लड़ाई लंबी जरूर लग रही है हम सबको, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इस लड़ाई में जीत नहीं सकते। आज हमारे पास आपके लिए एक अच्छी खबर और कुछ तस्वीरें हैं जिनसे उन सभी लोगों को हिम्मत मिलेगी जो इस समय इस वायरस से संघर्ष कर रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जी न्यूज में हमारे कुछ साथी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। इन्हें हमने जी वॉरियर्स का नाम दिया था और आज शुभ खबर यह है कि इनमें से अधिकतर लोग अब स्वस्थ होकर अपने अपने घर लौट आए हैं, अस्पतालों से अब वापस आ गए हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है, बहुत हमारे लिए शुभ समाचार है, क्योंकि ये हमारी टीम है और हमें अपनी इस टीम पर बहुत गर्व है। इस समय हम आपको नोएडा के एक अस्पताल से इन जी वॉरियर्स को डिस्चार्ज किए जाने की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये 18 मई को अस्पताल में भर्ती हुए थे और 10 दिन तक इस वायरस से संघर्ष करने के बाद, लड़ने के बाद एक विजेता की तरह बाहर निकले हैं। और देखिए अस्पताल के जो कर्मचारी हैं, स्टाफ है, उन्होंने भी कितना अच्छा फेयरवेल हमारे लोगों को, हमारे जी वॉरियर्स को दिया है। हमारे इन साथियों को अस्पताल से कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट मिला है, जिसका मतलब होता है कि अब इन्हें कोरोना का कोई संक्रमण नहीं है और अब ये पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अब ये अपना काम संभालने के लिए तैयार हैं और बहुत जल्द ये जी न्यूज़ के न्यूज़ रूम में आएंगे और आपके लिए वही काम करेंगे जो वर्षों से करते आ रहे थे। अस्पताल के स्टाफ ने हमारे इन जी वॉरियर्स के लिए तालियां बजाई और हमारे साथियों ने भी तालियां बजाकर अस्पताल के इन डॉक्टर्स, नर्सेज और दूसरे स्वास्थ्य कर्मचारियों का दिल से धन्यवाद किया। हमारे कई साथी अपने अपने घर लौट चुके हैं, तो उनकी सोसाइटीज़ में भी जहां वो रहते हैं वहां पर भी तालियां बजाकर उनके पड़ोसियों ने उनका स्वागत किया है। देखिए ये दिल छूने वाली तस्वीरें हैं। और ये उनके परिवार के लिए भी और जी परिवार के लिए भी खुशी वाला दिन है। वैसे तो ये तस्वीरें आप सभी को अच्छी लग रही होंगी, ये तस्वीरें हम सभी को बहुत सुकून दे रही हैं, उम्मीद बंधा रही हैं। लेकिन एक बात आज आपसे जरूर हम कहना चाहेंगे, अभी भी इस देश में ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें आज ये तस्वीरें बहुत चुभ रही होंगी, क्योंकि जब ये सारे लोग एम्बुलेंस में बैठकर अस्पताल जा रहे थे, जब ऐसा लग रहा था कि ये कोरोना वायरस के शिकार हुए हैं, अब न जाने आगे क्या होगा, उस वक्त हमारे देश के कुछ लोग थे जो जश्न मना रहे थे, तालियां बजा रहे थे। जिस दिन हमें यह पता चला था कि हमारे जी न्यूज के न्यूज रूम में हमारे ही कुछ साथी इस संक्रमण का शिकार हो गए हैं, इस देश के कुछ लोग खुशियां मना रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे, तालियां बजा रहे थे, सोशल मीडिया पर आकर हमारा मजाक उड़ा रहे थे और हम पर न जाने कितने तरह के आरोप लगा रहे थे। हमें सब कुछ याद है और हमेशा याद रहेगा, और हम ये भी जानते हैं आपको भी हमेशा याद रहेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि जी न्यूज़ कोरोना वायरस से ये जंग जीत गया। हमारे ये सारे साथी जंग जीतकर वापस लौटे हैं। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप किसी का आकलन करें, आज हम आपसे ये बिल्कुल नहीं कहते कि आप आंख बंद करके उसी पर विश्वास कीजिए जो हम कहते हैं, हम बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहे। आपको जिसकी बात ठीक लगे उस पर विश्वास कीजिए, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि किसी के बीमार पड़ने पर खुश होने वाले लोगों को देखकर आपको क्या फीलिंग आती है, क्या आपको हैरानी नहीं होती? क्योंकि यही लोग हमारी सेना के जवानों के शहीद होने पर खुश होते हैं। आपको याद होगा, ये लोग आतंकवादियों के लिए ताली बजाते हैं, उनकी फांसी रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। पुलवामा में जब आतंकवादी हमला हुआ था, ये लोग खुश हुए थे और अपने ही सेना के अंदर कमियां ढूंढने शुरू की थी इन्होंने। किसी आतंकवादी के मारे जाने पर ये लोग कभी दुखी नहीं होते। ऐसे लोग हमेशा देश के दुश्मनों के साथ खड़े रहते हैं, फिर चाहे भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो या बालाकोट में हमारी एयर स्ट्राइक की बात हो या फिर किसी वायरस की बात हो। ये सारे के सारे लोग कभी भी आपको अपने देश के साथ खड़े हुए नहीं मिलेंगे। ये सारे के सारे लोग, चाहे पाकिस्तान से आपकी जंग की बात हो, चाहे आतंकवादियों से जंग की बात हो, चाहे देश को तोड़ने वालों की बात हो, चाहे आतंकवादियों की फांसी की बात हो, ये सारे लोग हमेशा हर बार, चाहे बालाकोट हो,
चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हमारे सीआरपीएफ के जवान जब मारे जाते हैं नक्सली हमलों में वो बात हो, चाहे और कभी भी कोई ऐसा मौका आए, और इस बार चाहे कोरोना वायरस की बात हो, ये लोग आपको कभी भी अपने देश के लोगों के लिए, अपने देश की टीम के लिए ताली बजाते हुए कभी नजर नहीं आएंगे। ये सारे वो लोग हैं जो अपने देश की कमियां निकालेंगे, जो जैसा हम आपको पहले कह रहे थे कि ग्लास है जो आधा भरा हुआ है, वो ग्लास इन्हें कभी भरा हुआ दिखाई नहीं देगा, हमेशा खाली ही नजर आएगा। और कोविड-19 के साथ इस संघर्ष में भी ये वो लोग हैं जिन्होंने एक बार फिर अपने देश का साथ नहीं दिया, अपने देश की टीम का साथ नहीं दिया, अपने स्वास्थ्य कर्मियों का साथ नहीं दिया, अपने डॉक्टर्स का साथ नहीं दिया। और जो न्यूज चैनल इन डॉक्टर्स के साथ थे, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ थे, हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके साथ थे, उन चैनल्स का भी इन लोगों ने बहिष्कार किया, उनका भी साथ नहीं दिया। और उस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है जी न्यूज। आज भी ये कल्पना करना बड़ा मुश्किल है कि जब जी न्यूज में हमारे इतने सारे साथी संक्रमण के शिकार हुए तो ये लोग कितने खुश थे। इन लोगों ने कैसे एक के बाद एक लगातार सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया, कैसे लगातार हम पर आरोप लगाते गए। इनमें से एक व्यक्ति ऐसा सामने नहीं आया जिसने हमारे किसी भी संक्रमित साथी के लिए शुभकामनाओं का संदेश लिखा हो, जिसने ये कहा हो कि हमारी सहानुभूति आपके साथ है, हमारी आपसे दुश्मनी है, दुश्मनी बाद में निभा लेंगे, लड़ बाद में लेंगे, पहले आप अस्पताल से ठीक होकर वापस आ जाइए। ये वो लोग थे जो लगातार ये बद्दुआ दे रहे थे कि हमारे ये साथी कभी लौटे ही नहीं। ये वो लोग थे जो लगातार ये चाहते थे कि इस संक्रमण की वजह से चाहे एक दिन के लिए सही, लेकिन जी न्यूज का प्रसारण बंद हो जाए। जी न्यूज को झटका लगना चाहिए, जी मीडिया को पता चलना चाहिए कि ऐसे लोगों से दुश्मनी करने का अंजाम क्या होता है। ये सारे लोग वो चाहते थे। लेकिन हमें खुशी है कि हमारे इतने सारे लोग संक्रमण का शिकार हुए, उनमें से किसी का भी जोश कम नहीं हुआ। वो अस्पताल में बैठे हुए भी लगातार अपने संदेश भेजते रहे। आज हमारी टीम बहुत छोटी हो गई है। हमारी टीम में 90% लोग शायद इस समय या तो क्वारंटीन में होंगे, काम नहीं कर रहे हैं। इस समय हम बहुत ही छोटी टीम के साथ आपके साथ सामने आते हैं, ये न्यूज़ बनाते हैं। हमारा स्टूडियो जहां से मैं इस वक्त भी खड़ा हुआ हूं, बहुत छोटा सा स्टूडियो है। शायद यहां से प्रसारण करना भी बहुत मुश्किल काम होगा, लेकिन हमारे जज्बे में कोई कमी नहीं आई, हमारे जोश में कोई कमी नहीं आई, और हमने ये सुनिश्चित किया कि एक दिन तो क्या, एक सेकंड के लिए भी जी न्यूज का प्रसारण रुकेगा नहीं, जी न्यूज की गति कम नहीं होगी और जी न्यूज की शक्ति कम नहीं होगी। और आप इस बात के गवाह हैं कि हम लगातार जैसे पहले थे वैसे ही आज हैं, और जब हमारी ये टीम वापस हमारे साथ आकर मिल जाएगी तब हमारी शक्ति पहले से कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, इस बात का अंदाजा आपको तो होगा। लेकिन वो सारे लोग जो खुश हो रहे थे उनको भी इस बात का अंदाजा होना चाहिए। इसलिए खुशी हमें इस बात की है कि कोविड-19 के बहाने ही सही, कोरोना वायरस के बहाने ही सही, देश ने एक बार फिर से अपने दुश्मनों को देख लिया, उनके चेहरे पहचान लिए, उनके नाम जान लिए, और वो किस हद तक गिर सकते हैं ये भी देख लिया। 10 दिन पहले जब हमारे कुछ साथी संक्रमित हुए थे तब जी न्यूज के खिलाफ काफी दुष्प्रचार हुआ था, आपको ये सब याद होगा। लेकिन आज हम आपको उन साथियों से मिलवाना तो चाहते हैं, लेकिन आज हमें यह लगा कि आप हमारे इन साथियों से मिलकर क्या कुछ सीख सकते हैं, क्या हम आपके कोई काम आ सकते हैं, क्या हमारे इन साथियों का अनुभव आपको मदद कर सकता है, आपके काम आ सकता है। इसलिए आप में से बहुत सारे लोगों को यह लगता होगा कि जब किसी को कोरोना वायरस का संक्रमण होता है और उसे अस्पताल में ले जाया जाता है तो उसे क्या दवाइयां खिलाई जाती हैं, उसकी देखभाल कैसे होती है, उस समय शरीर कैसे रिएक्ट करता है। यह पूरा की पूरा सफर अगर आपको हम अपने साथियों के जरिए फर्स्ट हैंड अकाउंट के तौर पर बताएं तो आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत मदद मिलेगी। आप अपने आप को तैयार कर पाएंगे और आप ये भी जान पाएंगे कि आपको क्या क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। इसलिए अब हम आपको अपने साथियों के से मिलवाएंगे जो आपको आज खुद कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कुछ नुस्खे बताएंगे, कुछ हेल्थ टिप्स आपको बताएंगे, और वो आपको बताएंगे कि उन्होंने अपना इलाज इस दौरान कैसे किया, क्या खाया, क्या पिया, कौन सी दवाई ली। और आप चाहें तो कागज और पेन लेकर इन सारे टिप्स को नोट भी कर सकते हैं।
जी न्यूज के ऑफिस में जब कोरोना का संक्रमण फैला तो उसका शिकार मैं भी हुआ, लेकिन इस बात की मुझे खुशी है कि इस वक्त जो संदेश आप सुन रहे हैं वो मैं अपने घर पर बैठकर बना रहा हूं और 10 दिन अस्पताल में रहने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूं और मेरी जो तीसरी रिपोर्ट है वो कोरोना की नेगेटिव आई है। HCQ यानी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की दवाइयां दी गई 2 सुबह 2 शाम। इसके अलावा मल्टीविटामिन के कैप्सूल्स, बिकासूल के कैप्सूल्स और बी कॉम्प्लेक्स की जो दवाइयां हैं वो दी जा रही थी। यानी कुल मिलाकर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको बढ़ाने के लिए प्रॉपर डाइट और सारी दवाइयां, ये पूरा जो काम था ये हमारा पूरे स्टाफ ने हमारा इसमें सहयोग किया और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का उन्होंने काम किया। आप भी अगर कोरोना से संक्रमित हैं तो सबसे पहली बात, घबराइए मत, डरिए मत, डॉक्टर्स पर पूरा यकीन करिए। अपने आयुर्वेदिक उपाय आपके पास हैं तो उन्हें होम रेमेडीज को अपनाते रहिए, लेकिन डॉक्टर के मेडिकेशंस पर भरोसा रखिए। वो आपका सहयोग करेंगे, आपका साथ देंगे और आपको मात्र 7 या 8 दिन के अंदर ठीक करके 10वें दिन अपने घर वापस भेज देंगे। कोरोना से अगर आपको लड़ना है तो मैं आपको पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। कुछ बातों का ध्यान रखिए, लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करिए, आप लाइफ में अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, जितना हो सके गर्म पानी पीजिए, जितना हो सके गरारा कीजिए। और 2 चीज का खास आपको ध्यान रखना है, अपनी नाक और टेस्ट बड्स। आप इस चीज को जज करिए कि कहीं आपकी जो स्मेलिंग जो पावर, स्मेल पावर कहीं वो कम तो नहीं हो रही। जो टेस्ट बड्स है उसमें कहीं अगर आपको लगता है कि कुछ भी अगर आप खा रहे हैं आपको कुछ कड़वा तो नहीं लग रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको तुरंत प्रशासन को बताने की जरूरत है। और एक बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है कि अफवाह और अफवाह फैलाने वालों दोनों से आपको डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी, तभी आप इस जंग से जीत पाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे पापा ये मिशन जीत गए हैं। आई लव यू पापा। एक 5 मिनट का ब्रेक हम यहाँ पर ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आपको अपने कुछ और साथियों से मिलवाएंगे जो आपको बताएंगे कि आपको कैसे अपने आप को इस लड़ाई के लिए तैयार करना है।
ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको उन जी वॉरियर से मिलवा रहे थे जो अभी हाल ही में अस्पताल से डिस्चार्ज होकर कोरोना वायरस से इस जंग को जीतकर घर लौटे हैं और वो आपको अपनी कहानी बता रहे थे। तो अब आप बाकी लोगों से मिलिए। इस अस्पताल में जहां हमारा इलाज चल रहा था, हमें बिल्कुल सादा खाना दिया जाता था, बिल्कुल जो हमें दिया जाता था सोने के लिए पूरा वक्त मिलता था, हमें योगा करने के लिए और खुद को मेडिटेट करने के लिए, ताकि हम अपनी इम्यूनिटी को ज़्यादा डेवलप करें। और साथ ही दवाइयाँ, क्योंकि आपको सभी को पता है कि कोरोना की अभी तक कोई दवाई नहीं है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, तो ये ट्रीटमेंट उन्हीं लोगों जिनमें जो सिम्टम्स हैं उसी को ट्रीट करने के लिए दवाइयाँ दी जाती थी। जिनको बुखार है उनको बुखार की दवाइयाँ दी जाती थी, जिनको खांसी है उनको खांसी की दवाई दी जाती थी। क्योंकि मैं एसिम्टोमेटिक थी तो मुझ में कोई लक्षण नहीं थे, सिवाय ये एक सूंघने और स्वाद के अलावा, क्योंकि मेरे खाने में मुझे कोई स्वाद नहीं आता था और ना ही मेरे सूंघने की क्षमता मेरी खत्म हो चुकी थी। तो बस यही एक लक्षण था जो सबसे अलग था। और इसके अलावा मुझे शारीरिक तौर पर कहूँ तो मैं किसी भी ज़्यादा परेशानी की शिकार नहीं हुई। और लेकिन डॉक्टरों के रखरखाव में जिस तरीके का खाना उन लोगों ने हमें दिया, जिस तरीके की दवाइयाँ हमें जो देते थे, वो उसी के बलबूते और गर्म पानी पीने के अलावा, काढ़ा पीने के अलावा, तुलसी पीने के अलावा, जो चीज़ें उन्होंने हमें रेकमेंड की, हल्दी के पानी से गरारा लेने के अलावा, जो चीज़ें आयुर्वेद से जुड़ी हुई जो चीज़ें थी, उन्होंने जिस तरीके से हमें बताया और वही हमने किया। और आज हम इस लड़ाई को लड़कर जीतकर घर वापस आ गए हैं और आज बिल्कुल ठीक हैं। आज आप लोगों से बात करते हुए जब मैं ये संदेश अपने घर से रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आपको ये बताना चाहता हूं कि डॉक्टर्स ने हमें कौन सी अहम बातें बताई हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी इलाज से बेहतर जो है वो रोकथाम है। तो कुछ अहम बातें हैं जो आपको जरूर जाननी चाहिए। एक ये कि गर्म पानी पीना शुरू कीजिए, गुनगुना या गर्म पानी, और ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। इसके अलावा 2 वक्त नहाइए, सुबह और शाम को गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए। इम्यूनिटी को लेकर सबसे अहम बात कही गई है, एक, खाना समय पर खाइए और स्वस्थ आदमी की तरह सही समय पर सोइए और सही अवधि के लिए सोइए, यानी 6 से 8 घंटे जो एक स्वस्थ आदमी सोता है। इसके साथ साथ खाने का जो टाइम था वो 8 से 10 के बीच आप नाश्ता कर लीजिए, 12 से 1 के बीच दिन का खाना, और इसके अलावा 8 से 9 के बीच आप जो है वो रात का खाना खा लीजिए। डॉक्टर्स ने एक और अहम बात कही, वो ये कि जिम इस वक्त पे खुले नहीं है हर जगह पे, तो आप निश्चित तौर पर ग्राउंड एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर आप फिजिकली केपेबल हैं, या फिर आप योग को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा जरूर बनाइए, ये उनका कहना था। तो आज हमारे सारे लोग जब वापस घर लौटे तो हमें इस पूरी प्रक्रिया में और प्रकरण में एक जो लाभ नजर आया वो ये था कि हम इन लोगों के जो फर्स्ट हैंड अकाउंट हैं, इनके जो अनुभव हैं, वो आपको शायद मदद कर सकते हैं और हम इनके अनुभव आप तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए हमने इनसे बात की ताकि आप सब लोगों को कुछ हेल्थ टिप्स मिल सकें, आप सब लोग अपने आप को तैयार कर सकें। और ये जो सारी बातें हैं आपको सिर्फ वही लोग बता सकते हैं जो कि इस पूरी प्रक्रिया से, इस पूरे संघर्ष के दौर से खुद गुजरे हैं। और हमारे सारे लोग जो हैं वो इस प्रक्रिया से गुजर कर आए हैं। मुश्किल प्रक्रिया थी लेकिन ये गुजर कर आए हैं और अब इनके पास जो अनुभव का जो इनको अनुभव का फायदा मिला है, जो इनका जो अनुभव है वो बहुत कीमती है और ये अनुभव आप सबके भी काम आ सकता है। इसलिए इन सारे लोगों के अनुभव हम आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब उन लोगों की बात करते हैं जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं या जो लोग उस टीम में खेलते हैं। पाकिस्तान में भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद आपके मन में सवाल जरूर आता होगा कि क्या भारतीय सेना हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को पाकिस्तान में घुसकर मार नहीं सकती? ये सवाल अक्सर आप सब लोग जब कभी एक दूसरे से बात करते होंगे तो ये पूछते होंगे कि क्या वहीं जाकर इनको नहीं मार सकते। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारतीय सेना का ये काम अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने ही अपने हाथों में ले लिया है। हमें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत भी नहीं पड़ी।
खबर है कि आतंकवादियों के स्वर्ग कहे जाने वाले पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ और भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी सैयद सलाउद्दीन पर हमला हुआ है और इसमें उसके घायल होने की खबर है। लेकिन सलाउद्दीन पर हुए इस हमले का शक आईएसआई पर जताया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आईएसआई ने आखिर अपने प्रिय आतंकवादी पर हमला क्यों करवाया। इसकी वजह के बारे में हम आज आपको विस्तार से बताएंगे। पहले आप सलाउद्दीन पर हमले की डिटेल्स सुन लीजिए। सलाउद्दीन पर यह हमला 25 मई की रात पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें सलाउद्दीन बुरी तरह से जख्मी हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अज्ञात हमलावरों ने सलाउद्दीन की कार को बम से उड़ा दिया। बम धमाका इतना भयंकर था कि उसकी आवाज करीब 5 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। हमले के वक्त सलाउद्दीन आईएसआई के अधिकारियों के साथ कोई मीटिंग के लिए जा रहा था। हमले के बाद पाकिस्तान के न्यूज चैनल पर इसकी ब्रेकिंग न्यूज चली, लेकिन थोड़ी देर के बाद यह खबर हटा ली गई। ऐसा क्यों हुआ इसे समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि पाकिस्तान का मीडिया भी पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के दबाव में काम करता है, या कह लीजिए उसे करना पड़ता है। सलाउद्दीन पर हमले की खबर ना तो पाकिस्तान के किसी न्यूज चैनल पर उसके बाद चली और ना ही किसी बड़े अखबार में प्रकाशित हुई, यानी इस खबर को बिल्कुल दबा दिया गया। लेकिन जी न्यूज ने अपने सोर्सेज के जरिए ये खबर पता कर ली, और आप जानते हैं कि जी न्यूज पर अगर खबर आ गई तो अब वो रुक नहीं सकती, और पाकिस्तान के कहने पर तो बिल्कुल नहीं। हम जानते हैं जी न्यूज पाकिस्तान में देखा जाता है, वहां पर जी न्यूज देखने पर प्रतिबंध लगा हुआ है, पाबंदी लगी हुई है, लेकिन वहां बच्चा किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए देखता हो या डिजिटल हमारी फीड देखता हो, लेकिन लोग छुप कर वहां जी न्यूज देखते ही हैं। हालांकि हमले के बाद से ना तो सलाउद्दीन की लोकेशन के बारे में हमें कोई जानकारी मिली, ना ही ये पता चला कि वो अब भी जिंदा है या मर चुका है। लेकिन कहा जा रहा है कि आईएसआई ने घायल सलाउद्दीन को खुद ही किसी गुप्त जगह पर रखा हुआ है, और आईएसआई के कहने पर ही पाकिस्तान की मीडिया ने इस खबर को दबा दिया, क्योंकि वहां इतनी हिम्मत कौन दिखाएगा कि आईएसआई अगर चाहती है कि खबर ना चले और कोई खबर चला दे। अब सवाल यह नहीं है कि सलाउद्दीन मरा या जिंदा है, सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस सलाउद्दीन को आईएसआई ने पाल पोस कर बड़ा किया, इतना बड़ा आतंकवादी बनाया, जिसे इतना सपोर्ट किया, वो उसे मारना चाहती है। आखिर आईएसआई की आंखों का तारा उसकी ही आंखों में इतना चुभने क्यों लगा? इसका अंदाजा सलाउद्दीन के कुछ दिन पुराने एक भाषण से लगता है, जिसमें वो कश्मीर में मारे गए अपने आतंकवादियों की मौत पर पाकिस्तान की सरकार को कोस रहा है, और ये कबूल भी कर रहा है कि कश्मीर में भारतीय सेना आतंकवादियों पर भारी पड़ रही है। पहले आप सलाउद्दीन की वो बातें सुनिए और फिर हम उस पर हुए हमले की जांच पड़ताल करेंगे। इसमें शक नहीं कि हमको बहुत बिलखुसूस हिज़्ब क़यादत को बहुत दिली सदमा हुआ, लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, ये शहादतों का सिलसिला पहले दिन से चला आ रहा है। सिर्फ 1 जनवरी 2020 से आज तक 80 मुजाहिदीन किराम जाम शहादत नोश कर चुके हैं, और सब के सब आला तालीम याफ्ता थे। हिज़्ब के अलावा बाकी बड़ा तंजीमों से भी वाबस्ता थे। ग्राउंड रियलिटी यह है कि इस वक्त दुश्मन का पल्ला भारी है। तो ये तो कह रहा है कि दुश्मन का पलड़ा अभी भारी है। सलाउद्दीन का ये वीडियो इसी साल 9 मई का है। इस वीडियो में वो कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर रियाज नाइकू की मौत का मातम मना रहा है। वीडियो में वो ये भी कह रहा है कि कश्मीर में इस वक्त भारतीय सेना का पलड़ा भारी है, और यही बात हो सकता है कि आईएसआई को अच्छी ना लगी हो। जी न्यूज के सूत्रों ने इसकी पुष्टि भी की है, और हमें मिली जानकारी के मुताबिक पिछले कई दिनों से आईएसआई सलाउद्दीन से नाराज थी, और इसी वजह से हिजबुल मुजाहिदीन को आईएसआई का समर्थन आजकल नहीं मिल रहा था। यहां तक कि आईएसआई ने हिजबुल के आतंकवादियों को ट्रेनिंग और हथियार उपलब्ध करवाना भी बंद कर दिया था। 6 मई को जब कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी कमांडर रियाज नाइकू मारा गया, तो इससे दुखी सलाउद्दीन आईएसआई से नाराज हो गया। और यह भी बताया गया है कि अभी हाल ही में सलाउद्दीन ने पीओके में अपने आतंकवादियों से बातचीत करते हुए आईएसआई की खुलकर आलोचना की थी। आईएसआई और हिजबुल के रिश्तों में दरार इसलिए भी आ गई कि इस वर्ष जनवरी से अब तक कश्मीर में भारतीय सेना ने हिजबुल के
80 आतंकवादियों को मारा है। आईएसआई को लग रहा है कि अब कोई नया संगठन खड़ा करना पड़ेगा, इसलिए वो कश्मीर में हिजबुल को रिप्लेस करने के लिए द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF जैसे नए आतंकवादी संगठनों को मजबूत कर रही है। और इन्हीं बातों का सलाउद्दीन विरोध कर रहा था। आईएसआई का मकसद सलाउद्दीन को जान से मारना नहीं था, बल्कि सिर्फ सबक सिखाना था और उससे जुड़े आतंकवादियों को यह संदेश देना था कि या तो वो कश्मीर में आतंकवादी हमले तेज करें यानी काम पे ध्यान लगाएं, या निर्दोष नागरिकों को मारें, या फिर खुद मरने के लिए तैयार हो जाएं। सैयद सलाउद्दीन के ऊपर हमले का सवाल है, ये कश्मीरियों के लिए मैसेज है। कश्मीरियों को साफ समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान या आईएसआई को कश्मीरियों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। वो सिर्फ उनको यूज एंड थ्रो की पॉलिसी इस्तेमाल करते हैं। जब तक उनका फायदा है, फायदा उठाते हैं, जब फायदा नहीं है तो उसको फेंक देना जानते हैं। कश्मीर के अंदर ना सिर्फ सलाउद्दीन बल्कि किसी भी आतंकवादी गुट की नहीं चल रही है। कश्मीर में इस वक्त सेना इतनी हावी है कि आतंकवादियों का जीना हराम हो गया है। एक के बाद एक आतंकवादी मारे जा रहे हैं या पकड़े जा रहे हैं। कश्मीरी अवाम आतंकवाद से इतना तंग आ चुका है कि वह पूरी तरह से सुरक्षा बलों का सहयोग दे रहा है। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के इंटेलिजेंस विंग के पास खबरें आ रही हैं, इससे साफ जाहिर है कि जम्मू कश्मीर का अवाम अब आतंकवाद नहीं चाहता है। इसीलिए कश्मीर के अंदर आतंकवाद का सफाया धीरे धीरे होता जा रहा है। सलाउद्दीन पर आईएसआई द्वारा प्रायोजित हमले का सार यह निकलता है कि पाकिस्तान में आतंकवादी तभी तक पाले पोसे जाते हैं जब तक कि वो उसके काम के होते हैं, और उसके बाद उन्हें रास्ते से ऐसे ही हटा दिया जाता है, फिर चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठन का मुखिया ही क्यों ना हो। हम उम्मीद करते हैं कि हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे मोस्ट वांटेड आतंकवादियों से भी आईएसआई का ऐसे ही मोहभंग एक ना एक दिन जरूर हो जाएगा, जब वो डिलीवर करना बंद कर देंगे, जब उनके आतंकवादी हार जाएंगे, और उनका हाल भी वही होगा जो उनके दोस्त सलाउद्दीन का हुआ है। वैसे आज भले ही सलाउद्दीन आईएसआई की आंखों की किरकिरी बन गया हो, लेकिन वो लंबे वक्त तक उसकी आंखों का तारा भी रहा है। सलाउद्दीन का असली नाम मोहम्मद यूसुफ शाह है और इसका जन्म वर्ष 1946 में कश्मीर घाटी के बडगाम में हुआ था, यानी यही हमारे ही कश्मीर में हुआ था। वर्ष 1987 में इसने श्रीनगर में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। सोचिए, हमारे ही देश में श्रीनगर में विधानसभा का चुनाव लड़ा इस आदमी ने, हालांकि वो चुनाव हार गया था। इसके बाद सलाउद्दीन को हिंसक विरोध प्रदर्शन करने की वजह से गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। फिर वर्ष 1989 में जेल से रिहा होने के बाद वो हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया। तब हिजबुल का संस्थापक और चीफ एहसान डार या उर्फ मास्टर था, उसे मास्टर भी कहा जाता था, जो बाद में हिजबुल से अलग हो गया और हिजबुल की जो कमान है वो इस सलाउद्दीन के हाथों में आ गई। वर्ष 2012 में अपने एक इंटरव्यू के दौरान सलाउद्दीन ने घोषणा की थी कि अगर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के जिहादियों का समर्थन करना बंद कर देता है तो वो पाकिस्तान पर ही हमला कर देगा। उसका दावा था कि जिहादी कश्मीर में पाकिस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं। सलाउद्दीन की यह बात पाकिस्तान को इतनी अच्छी लगी कि आईएसआई ने उसके रहने का इंतजाम इस्लामाबाद में करवा दिया, जिसके बाद से ही सलाउद्दीन भारत में हुए कई आतंकवादी हमलों में शामिल रहा है। उसके बाद ये पाकिस्तान शिफ्ट हो गया। जनवरी 2016 में पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले में भी इसी का हाथ था। हाफिज सईद और मसूद अजहर की तरह सलाउद्दीन भी भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक है और जून 2017 में अमेरिका ने भी इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। इसके बावजूद सलाउद्दीन पाकिस्तान में चैन की जिंदगी बिताता रहा, लेकिन अब उसकी नींद जरूर उड़ गई होगी और उसे इस कहावत का मतलब समझ में आ रहा होगा कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। वैसे हमें इंतजार रहेगा कि जैसे ही सलाउद्दीन पर हमले की खबर आई, वैसे ही जल्द हाफिज सईद और मसूद अजहर की मौत की खबर भी आपको सुनाकर हमें बहुत संतुष्टि होगी, हमें बहुत खुशी होगी। और एक बात आपको और बता दें इसके बाद, आप तो जानते हैं कि हमें पिछले काफ़ी समय से पाकिस्तान से लगातार धमकियां आ रही हैं और अब पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन हैं, इन्होंने मेरा जो पर्सनल नंबर है, मोबाइल नंबर, वो पाकिस्तान में अपने संगठनों में और अपने समर्थकों के बीच में बांट दिया है।
सोचिए, आज का जमाना जब सब लोग प्राइवेसी की बात करते हैं, कोई आधार के लिए भी अपना प्राइवेट डेटा नहीं देना चाहता। ऐसे में मेरा फोन नंबर पूरे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान के पूरे इलाके में और जहां जहां भी इनके समर्थक हैं वहां वहां वो नंबर बांट दिया गया है। उसकी वजह से हुआ ये कि अब हर रोज मुझे 50 से 100 कॉल पाकिस्तान से और इन जगहों से आते हैं, मैसेजेस आते हैं और व्हाट्सएप पर संदेश आते हैं, और वो सारे संदेश, मैसेजेस, फोन कॉल्स या तो अभद्र होते हैं या उनमें भारत को के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग होता है, मेरे लिए अभद्र भाषा का प्रयोग होता है, जी न्यूज़ के लिए खराब भाषा का प्रयोग होता है, और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि भारत के हम एक दिन टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इससे हमें एक बात समझ में आई कि ये सारे लोग जी न्यूज़ देखते हैं क्योंकि इन सबको पता होता है कि जी न्यूज़ पर आज क्या आया। ये सारे लोग जब फोन करते हैं, जैसे इनका एक पैटर्न है कि जैसे ही डीएनए समाप्त होता है उसके बाद से रात भर फोन आते हैं और ये सब लोग बताते हैं फोन करके कि आज डीएनए में हमने क्या दिखाया। फिर उसके बाद धमकियां होती हैं, कई बार अभद्र भाषा में संदेश भेजते हैं। इसलिए वो सारे लोग जो हमें फोन कर रहे हैं पाकिस्तान से, जो भारत के खिलाफ आपत्तिजनक संदेश भेजते हैं, उन सब लोगों को आज हम बताना चाहते हैं। हम जानते हैं आप सब लोग इस समय हमें देख रहे हैं, आप हमें सुन रहे हैं और ये संदेश देते हुए और आपको ये सलाउद्दीन की खबर दिखाते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है, बहुत संतुष्टि हो रही है। और पाकिस्तान के जितने लोग हैं जो ऐसे हैं जो भारत को अपना दुश्मन समझते हैं, वो सारे लोग ये जान लें कि एक ना एक दिन उनके बाकी आतंकवादियों का भी हश्र यही होगा जो सलाउद्दीन का हुआ है। अब हम आपको अमेरिका से आई एक तस्वीर दिखाते हैं। यह तस्वीर बताती है कि कोरोना वायरस को लेकर बरती गई लापरवाही कैसे आपके जीवन और शरीर को हमेशा के लिए बदल कर रख सकती है। ये तस्वीरें अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में रहने वाले माइक की हैं। माइक पेशे से एक नर्स है, यानी स्वास्थ्य कर्मी है। कुछ दिनों पहले माइक कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ था। इससे पहले माइक पूरी तरह स्वस्थ था, यानी माइक को किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। आप उसके शरीर को देखकर यह पता लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी माइक को कोरोना वायरस की वजह से 6 हफ्ते अस्पताल में उसके बाद गुजारने पड़े। इस दौरान माइक का वजन 20 किलोग्राम तक कम हो गया। इससे पहले माइक का शरीर बहुत मजबूत था। वो हफ्ते में 6 दिन जिम जाते थे, वर्कआउट करते थे। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से उनके फेफड़ों की क्षमता कम हो गई और ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनका शरीर इस हद तक कमजोर हो गया, जो कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माइक की स्थिति उनकी एक बहुत बड़ी लापरवाही की वजह से हुई। मार्च के महीने में वो अमेरिका के मायामी में एक पार्टी में गए, जबकि उन्हें नहीं जाना चाहिए था क्योंकि पार्टी में बहुत भीड़ होती है, और इसी पार्टी में उन्हें ये संक्रमण हुआ। और आज जब वो खुद अपनी 2 तस्वीरें देखते हैं तो उन्हें हर बार अपनी इस गलती का एहसास होता है कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। जिस समय उन्हें घर में रहना चाहिए था उस समय वो एक पार्टी में चले गए और वहां से इस रोग को अपने शरीर में लगाकर आ गए। और अब आखिर में आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि मुंबई के मशहूर पृथ्वी थिएटर के संस्थापक कौन थे। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे।
और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1919 में आज ही के दिन महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का परीक्षण किया गया था। इस थ्योरी को आधुनिक भौतिक विज्ञान की आधारशिला माना जाता है। हिंदी में इसे सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। अंतरिक्ष में ब्लैक होल की मौजूदगी और ब्लैक होल में समय के भी रुक जाने जैसे निष्कर्ष इसी सिद्धांत का नतीजा है। एक बार आइंस्टाइन ने अपनी इस थ्योरी को बहुत सरल तरीके से समझाया था। उन्होंने कहा था कि जब आप अपनी पसंद के किसी व्यक्ति के साथ 1 घंटे तक बैठे रहते हैं तो 1 घंटा भी 1 मिनट जैसा लगता है, लेकिन आप किचन में जब गर्म चूल्हे पर कुछ मिनट के लिए भी काम करते हैं तो कुछ मिनट ही 1 घंटे से भी लंबे महसूस होते हैं। यही सापेक्षता है, यानी रिलेटिविटी है। वर्ष 1953 में आज ही के दिन एडमंड हिलरी और शेरपा तेंजिंग नोर्गे ने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की थी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। एडमंड हिलरी और तेंजिंग ने यह ऐतिहासिक चढ़ाई 14 किलोग्राम वजन के साथ पूरी की थी। आज तेंजिंग नोर्गे का जन्मदिन भी है, लेकिन 67 वर्षों के बाद अब एक बार फिर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को लेकर बहस छिड़ गई है और चीन का दावा है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर नहीं बल्कि 8,844 मीटर है, यानी 4 मीटर कम है। और इसी दावे की पुष्टि के लिए चीन ने अपने वैज्ञानिकों का एक दल माउंट एवरेस्ट पर भेजा है। अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1917 में हुआ था। कैनेडी अमेरिका के सबसे कम उम्र में चुने गए राष्ट्रपति थे। जब वो राष्ट्रपति बने तब उनकी उम्र सिर्फ 43 साल थी। जॉन एफ कैनेडी की 1963 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और जो तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं ये राष्ट्रपति कैनेडी पर हुए उसी जानलेवा हमले की हैं जिसमें उनकी जान चली गई थी। वर्ष 1971 में आज ही के दिन मशहूर अभिनेता पृथ्वीराज कपूर का निधन हुआ था। उन्होंने हिंदी सिनेमा के साइलेंट फिल्म्स के दौर से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। पृथ्वीराज कपूर मुंबई के मशहूर पृथ्वी थिएटर के संस्थापक भी थे। फिल्म मुगले आजम में उनका शानदार अभिनय आज भी याद किया जाता है। पृथ्वीराज कपूर की फिल्म कल, आज और कल में कपूर खानदान की 3 पीढ़ियों ने एक साथ अभिनय किया था। इस फिल्म में उनके अलावा उनके बेटे राज कपूर और पोते रणधीर कपूर भी थे। और वर्ष 1906 में आज ही के दिन मशहूर निबंधकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म हुआ था। कन्हैयालाल मिश्र ने राजनीतिक और सामाजिक जीवन से संबंध रखने वाले कई मशहूर निबंध लिखे। नई पीढ़ी, नए विचार, जिंदगी मुस्कुराई और माटी हो गई सोना उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, जब हम इस सप्ताह के बेहतरीन विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन के गिलास में आधी आशा है और आधी निराशा। अब ये आपके ऊपर है कि आपको वो गिलास आधा भरा हुआ दिखता है या आधा खाली दिखता है, और आपकी यही दूरदृष्टि आपका आने वाला भविष्य तय करेगी। नमस्कार।